नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियोज का एक और पॉडकास्ट। एक इंसान कितने तरह के किरदार निभा सकता है, दोस्तों में, फैमिली में, सोशल नेटवर्किंग में। लेकिन सोचो, जब वही इंसान एक आर्टिस्ट हो तो उसका किरदार का दायरा कितना बढ़ जाता है। आज हमारे बीच में एक ऐसी ही पर्सनैलिटी है जो अपनी जिंदगी के किरदारों को निभाते निभाते सिल्वर स्क्रीन के ऊपर एक अलग अलग किरदारों के अंदर जिंदगी डाल रही है। तो चलिए मिलते हैं शिखा पारिक जी से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। वेलकम शिखा मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम, आपका बचपन से यही एम था इस फील्ड में आने का? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीवी लाइन में, एक्टिंग लाइन में या एंकरिंग लाइन में जाऊँगी। मैं अच्छे से याद है मुझे, जब मैं 3rd क्लास में भी थी तो मैं पापा से यही पूछती थी, पापा डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ना होता है? मेरे पापा कहते थे कि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश अच्छे से पास करनी है। तो मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश, साइंस और मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ती थी। हिंदी, एसएसटी वगैरह मेरी दीदी जिस पे टिक लगा देती थी वही मैं याद कर लिया करती थी। तो फ़ील्ड तो मेरी वही थी जाने की, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते मुझे सब्जेक्ट चेंज करने पड़े। जब सब्जेक्ट चेंज करे तब भी मेरा एम ये नहीं था। मुझे आर्ट्स दिलवाई, मैं यही कहूँगी दिलवाई, क्योंकि मैं 1% भी नहीं लेना चाहती थी। जो दीदी के सब्जेक्ट थे वही मेरे फॉर्म में फिल अप कर दिए गए। उसके बाद जब मार्क्स अच्छे आए तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा पब्लिकेट में तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं, तुम इस फील्ड में आगे निकल सकती हो। अच्छा, तब भी नहीं चाहती थी कि मेरे को यही पढ़ना है, पापा बस मैं पास हो जाऊँगी। लेकिन पापा जितने मुस्कुरा के मुझे कहते थे ना, बेटा तुम ये कर सकती हो, तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं करके दिखाऊँ जस्ट। तो प्रीता जोशी मैम के अंडर में मैं पीएचडी करना चाह रही थी, तो मेरी सिनॉप्सिस बन रही थी। मैं उसके लिए तैयारी कर रही थी। उस समय दूरदर्शन में हालाँकि मेरी स्टार्टिंग हो चुकी थी करियर की। मैम एक मिनट, अगर आप बता रहे हो दूरदर्शन में आपकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, तो दूरदर्शन में क्या स्टार्टिंग हुई थी, एक बार थोड़ा सा एलिब्रेट करिए ना। दूरदर्शन में उस समय एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, गर्ल चाइल्ड पे। ओके। तो उस वक़्त हमारे टेनेंट ही थे, जो एज़ अ इंजीनियर दूरदर्शन में काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप काम करोगे टीवी पे। और ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी बच्चे को उस समय कहा जाए कि टीवी पे काम करोगे तो कौन नहीं चाहेगा। ओके। तो मेरी स्टार्टिंग इस तरह से उस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हुई। फिर मैंने कल्याणी किया, कुछ एक प्रोग्राम्स मैंने तब किए। फिर मेरा यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हो गया, तो मैंने एक ब्रेक ले लिया कि हाँ, अब ठीक है, सिनॉप्सिस रेडी करने हैं, अब पढ़ना है आगे, कुछ एक फ़ील्ड है। मैम इस बीच में जो आपने काम दूरदर्शन के लिए किया वो कितना एंजॉय किया? बहुत एन्जॉय किया, क्योंकि मैं उसे काम की तरह तो कर ही नहीं रही थी। क्योंकि जब आपको काम करके अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो वो काम नहीं लगता है। एक तो बिल्कुल डिफरेंट था। काम करके आने के बाद इंतज़ार रहता था कि प्रोग्राम कब आएगा, अपने आप को टीवी पर देखूँगी। क्योंकि बहुत आम बात नहीं थी उस वक़्त टीवी पर आना। मैम आप खुद को टीवी पे देख के इतने एक्साइटेड थे, फिर आप जब यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे या फिर आपने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो आपको कैसे देखते थे? आपको अप्रोच करने की कोशिश करते थे? देखो, यूनिवर्सिटी में तो अप्रोच नहीं किया, क्योंकि तब दूरदर्शन पे मैंने जैसा आपको बताया कुछ एक प्रोग्राम्स ही मैंने किए थे। हाँ, लेकिन उसके बाद जैसे मैं कभी किसी एग्ज़िबिशन में गई या कहीं किसी मैरिज में गई, मैं डेली सोप जब कर रही थी, तो लोग मुझे पहचान जाते थे और मुझे ये कहते, "अरे! आप तो अभी भी वैसी लग रही हो जैसे टीवी पे लगती थी।" मैम ये जो आप डेली सोप्स की बात कर रहे हो, ये डेली सोप्स आप दूरदर्शन के लिए कर रहे थे या किसी और चैनल के लिए कर रहे थे? ये मैं ईटीवी के लिए कर रही थी। जैसा अभी आपने पूछा कि क्या आपने सोचा था इस फ़ील्ड में आने का? नहीं। दूरदर्शन जब किया, वो तो मुझे ऐसा लगा कि अंकल ने बोला था, हम करके आ गए हैं प्रोग्राम, उसके बाद कल्याणी भी कर लिया। ठीक है, मैं वापस अपने अलग ज़ोन में चली गई थी, मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। मेरी छोटी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ था एक प्रोग्राम के लिए जो बच्चों के लिए ही था। तो होता है कि अब बच्चों को अकेला जाने नहीं देते। गर्ल चाइल्ड है तो किसी को साथ होना ज़रूरी है। मैं बड़ी बहन थी, तो मुझे उसके साथ भेजा जाता था। मैं अपनी पढ़ाई करती रहती थी, फिर उसकी स्क्रिप्ट देखने लगी। तो मुझे लगा बच्चे अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। तो मैं उसकी स्क्रिप्ट में करेक्शन करती रहती थी। कभी कुछ अलग जुमले डाल देती थी, कभी चुटकुले डाल देती थी। तो वहाँ पर एक सीनियर सर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि शिखा, आधी से ज़्यादा स्क्रिप्ट तो आप ही लिख देते हो, तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों नहीं कर लेते? मुझे लगा यार, लिखने का शौक तो मुझे है और स्टार्टिंग से रहा है वो। तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के करना स्टार्ट कर दिया। स्क्रिप्ट राइटर से एंकर बन गई, समझ ही नहीं आया कि मैं बन भी जाऊँगी। उस दिन ईटीवी में ऑडिशन हो रहे थे, रामोजी राव आए थे और मुझे कहा कि जाओ, एंकर के लिए ऑडिशन है, तुम भी दे दो। अच्छा, जब हम पढ़ाकू टाइप के होते हैं ना, जैसे इस तरह से बाल, एक चोटी बना ली, दुपट्टा डाला हुआ है। मैंने कहा यार, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा इसमें? बोले जाओ, जाओ दे लो। वहाँ पर अब सिस्टर के साथ जाती थी तो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सबसे थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी। उन्होंने जल्दी से मुझे थोड़ा-सा टचअप वगैरह करके रेडी किया, मैं देकर आई।
वहाँ पर मुझसे भी ऐसे ही पूछा कि एंकर की ज़रूरत क्या है? तो मैंने कहा बाहर और 3 बैठे हैं, वो भी एंकरिंग का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं कि उन्हें रोकना है कि जाने दें? क्योंकि मेरे सारे जवाब ऐसे थे, यार अपना सिलेक्शन तो होगा नहीं, अपन जस्ट बोलकर आ जाते हैं। फिर मुझसे जब पूछा गया कि एंकर की ज़रूरत क्या है? मैंने कहा बिल्कुल वही है, क्योंकि उन दिनों उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी बीकानेर फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल पे, और एडिटिंग रूम में मैं सिस्टर के साथ बैठी हुई थी, तो मैंने देखा था, बहुत प्यारी थी। कैमल की जितनी ब्यूटी को कैमरे से उन्होंने कैप्चर किया था क्लोजली, कैसे उसके घुंघरू हैं, वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन उस प्रोग्राम में कोई एंकर नहीं था, ओके। वॉइस ओवर चल रहा था। तो मैंने सर को यही कहा, मैंने कहा अभी-अभी मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा इस तरह से, बस वहाँ एक कमी ऐसी लगी जैसे दुल्हन तैयार होके बाहर निकली है, बहुत अच्छा उसका लहंगा, चुन्नी सब कुछ है, बस बिंदिया छूट गई। तो वो बिंदिया जो है, वो एक एंकर है। तो मेरे जवाब देने का तरीका भी कुछ ऐसा था। मैम यहाँ पे है ना, मैं आपसे एक छोटी सी, क्योंकि आप एक बेस्ट एग्जांपल हो किसी भी एंकर को मतलब बताने के लिए, करने के लिए, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछूंगा, एक एंकर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? एक एंकर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शो के लिए, या किसी भी पॉडकास्ट के लिए जो आज हम कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ के लिए एक एंकर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? देखो, एंकर अलग-अलग जगह पे अलग-अलग भूमिका में होता है। अगर मैं कहूँ वो मंच संचालन कर रहा है, लाइक किसी स्कूल की परफॉर्मेंस है, कोई लेडी संगीत है या कोई प्रोग्राम्स जब कंडक्ट करवा रहे हैं कुछ, तो वहाँ वो मात्र एक कड़ी है कि ओके। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को जोड़ने वाली कड़ी। लेकिन अगर वहाँ पर कई बार हम देखते हैं एंकर्स अपने चुटकुले, अपने शायरियाँ करने लग जाएँ, तो वो थोड़ा-सा ऑड लगता है। वहाँ पर एंकर को सिर्फ़ एक कड़ी के रूप में काम करना है कि इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम से जोड़ दिया। खाली मंच ना लगे। आप अगर पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तो पॉडकास्ट एक अलग चीज़ हो गई। पॉडकास्ट में क्या हुआ कि एक समुद्र तल पे बस आपको दिख रहा है कि एक समुद्र है, लेकिन उसके नीचे बहुत सारी हलचल है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। लाइक अभी शिखा को जानते हैं कि एंकर है, एक्टर है, कैसे आई? लाइक किसी को ये शायद पता नहीं होगा कि मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, आज आपने बता दिया। तो पॉडकास्ट में उन टॉपिक्स को निकालना जो बहुत जेन्युइन है, शायद किसी ने नहीं पूछा नहीं होगा। पूछा होगा। तो मुझे लगता है अगर मैं किसी के साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ तो वो अलग बातों को निकाल के लाऊँगी। और अगर मैं टीवी पे प्रोग्राम दे रही हूँ तो मैं बहुत सेटल्ड रहूँ कि टीवी पे प्रोग्राम, क्योंकि थोड़ा-सा हम देखते हैं कि पॉडकास्ट या सोशल मीडिया पे जा रहा है। हम एक बार एक ट्रैक से अलग हट के भी हमने बातचीत करी, हँसी-मज़ाक भी बीच में हो गया। वहीं अगर हम टीवी पर इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो हम काफ़ी सेटल्ड रहते हैं। बिल्कुल फ़ॉर्म्ड हमारे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं कि ये क्वेश्चन कर लिया, अच्छा मैम ने ये बोला है इसके बाद में, अच्छा इसके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इस तरह का थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है। हम अभी आपने एंकरिंग के बारे में इतना सब हमको बताया, तो क्या ये आपने इसने स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम पे, यूनिवर्सिटीज़ में कभी परफॉर्म किया? कैसे आपको इतनी नॉलेज मिली इन सब चीज़ों की? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मैं तो इस फ़ील्ड में आना ही नहीं चाहती थी। मैं थोड़ी स्टूडियस टाइप की थी। मैं यूनिवर्सिटी भी तक जब भी गई, मैं वहाँ तक पहुँचकर भी मैं काफ़ी स्टूडियस थी। मेरे पापा को ये नहीं देखना होता कि कितने नंबर कटे हैं। अगर 8 आउट ऑफ 10 भी आए हैं तो 8 अलग, वो 2 जो मार्क्स है वो क्यों कटा है? तो मैं इस तरह की बच्ची रही। मैंने कभी स्कूल कॉलेज में स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं दी। डांस की दी, कभी ग्रुप सिंगिंग की दे दी बस। ना मैंने कभी कोई प्ले किया, ना एंकरिंग पार्ट किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैम ये थिएटर फिर आपके अंदर कैसे आया? थिएटर कैसे परफॉर्म करने लगे आप? ये बात तब की है जब मैं ईटीवी में काम कर रही थी, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर चुकी थी और मिसेस भाग्यशाली के मोर देन 1000 एपिसोड कर चुकी थी। उस वक़्त मुझे लगा, क्योंकि काफ़ी सारे नए-नए इंटर्न्स आ रहे थे, सबको मौका दिया जा रहा था और जब यंग एंकर्स आ रही थी, मैं मैरिड थी, तो एक अलग आपकी बाउंड्रीज़ होती हैं कि बाउंड्रीज़ इस और तरह से। तो मैंने सोचा कि जब नई गर्ल्स आ रही हैं तो इस प्रोग्राम को इन्हें करने देते हैं और मैंने खुद ही अपने प्रोग्रामर को कहा कि कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह डॉक्टर्स के या पॉलिटिशियंस के, इस तरह के प्रोग्राम्स मैं कर लिया करूँगी। और उसी दौरान मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि यार थिएटर से तुम हो और मैं थिएटर करना चाहती हूँ, लोग एक्टिंग कैसे कर लेते हैं? लोग स्टेज पे रो कैसे लेते हैं, बिना बात के हँस कैसे लेते हैं? तो वो मेरे लिए बड़ा जानना बहुत जिज्ञासा वाला था कि कैसा कर वो कर जाते हैं। तो वो थिएटर से थी, ऐसे ही उन्हें किसी ने उन्हें अप्रोच किया कि मुझे एक आर्टिस्ट चाहिए इस तरह से प्ले में। तो जब मेरे पास कॉल आया तो लीड के लिए उन्होंने कॉल किया, मुझे स्टोरी भी समझा दी गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि एज क्या है? दैट टाइम आई वाज़ 38।
सॉरी मैम, हमें 20-22 ईयर ओल्ड ही लड़की चाहिए थी क्योंकि बहुत यंग है। मैंने कहा इट्स ओके, मैं भी इतना बड़ा लीड अभी कोई भी कैरेक्टर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म करूँगी, मैंने सीखा भी नहीं है, मैं आपके पास आकर ही सीखने वाली हूँ, तो मुझे कोई भी छोटा-सा रोल दे दीजिएगा। जब मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझसे जब रीडिंग करवाई, तो उन्होंने कहा लीड वसंत तिलका वो था नाटक, तो वसंत तिलका आप कर रही हैं। लिटरली कहते हैं ना कि हाथ ठंडे हो जाते हैं, मैं कैसे करूँगी? जस्ट रीडिंग में ही जब मुझे पता चला मुझे ये करना है, तो एक बहुत डर मेरे अंदर आ गया कि मैं लीड तो कैसे करूँगी? एक्टिंग थोड़ी ना की है, मुझसे बुलवा लो, किसी भी टॉपिक पे बुलवा लो, कितनी देर बुलवा लो आप, वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन एक्टिंग करना, वो भी लीड, तो जो डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस प्ले के, उन्हें हमने आपको सुना है, आप कर सकते हो। और इस तरह से मुझे वो प्ले मिला और उस प्ले में मैंने, पहला ही मेरा प्ले था और उसी प्ले में मैंने ये सीख लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन। मेरे हस्बैंड को स्वाइन फ्लू हुआ था और वो हॉस्पिटलाइज थे। मैं और मेरे हस्बैंड ही फैमिली में हैं। तो उस समय पे मुझे हॉस्पिटल भी देखना होता था, घर पे खाना बनाना, ठाकुर जी की सेवा भी मुझे करनी होती थी। ठाकुर जी की सेवा मैम। ठाकुर जी की सेवा, मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं 2, उनकी बिल्कुल एक बच्चे की तरह सेवा करनी होती है, नहलाना, धुलाना, उनका खाना-पीना, पूजा-पाठ सब कुछ। मैम ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी आप इन्वॉल्व हैं? सच में नहीं पता कि कैसे हो जाता है, लेकिन मैं बहुत छोटी थी। मेरी नानी जी मुझे याद है, मैं तब से ठाकुर जी की सेवा देखती आ रही थी और वाक़ई में जो चीज़ अंदर होती है ना, वो रह जाती है। मेरी जैसे लव मैरिज है, तो ओके। मैरिज के बाद मुझे इवनिंग आवर्स में हमेशा एक बार रोना आता था और मुझे याद आती थी ठाकुर जी, क्योंकि बचपन से मैंने उनकी सेवा की थी। तो हाँ, बहुत अजीब लगता है कुछ लोगों को जान के कि मैं कार्तिक स्नान भी करती हूँ, मैं सारे व्रत भी करती हूँ, मैं सावन भी पूरे करती हूँ। तो वो एक चीज़ अंदर है। मुझे लगता है कि हर इंसान के पास, चाहे वो किसी भी प्रोफ़ेशन में है, किसी भी फ़ील्ड में है, उसका अपना जो इंटरेस्ट होता है ना, जो ठाकुर जी ने भेजा होता है, उनकी आत्मा में होता है, वो चीज़ ज़रूर दिखता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। ग्रेट थिंग मैम, मतलब ठाकुर जी को इतना मानना इज एब्सोल्युटली ग्रेट। बट मैम वो शो मस्ट गो ऑन वाली बात रह गई अपने इसके हाँ, अंदर। बिल्कुल। तो उस वक़्त क्या होता था कि ये सब काम पूरा करने के बाद मुझे 2 घंटे रिहर्सल के लिए भी जाना होता था। ओके। मुझे हॉस्पिटल खाना लेकर भी जाना होता था हस्बैंड के पास में, मुझे नाइट स्टे वहीं करना होता था। मुझे लगा कि यार एक बार को मैं थोड़ा-सा ब्रेक ले लूँ, लेकिन पता चला कि अब वो पीक उस पे चल रहा है रिहर्सल, वो भी नहीं छोड़ सकते। तो मुझे आज भी अच्छे से याद है, उस दिन मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुँची खाना लेकर, मेरे हस्बैंड बेड पे थे और उन्होंने जस्ट मुड़कर मुझे देखा, "तू आ गई? मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है।" और जिस नज़र से उन्होंने मुझे देखा था पूरा दिन इंतज़ार के बाद, उनके मास्क लगा हुआ था, मुझे अभी भी वो शक्ल याद है। मैंने उस समय बैग रखा, सीधे मैं गाड़ी में गई, गाड़ी में बैठकर मुझे बहुत तेज़ रोना आया। दूसरे दिन जाके मैंने डायरेक्टर को कहा, "मुझे पहले फ्री करो एक।" बिकॉज समवन इज वेटिंग फॉर यू। या तो वो मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। थिएटर और शूटिंग में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि थिएटर में आपको डेली जाना है। आप अगर थिएटर और शूटिंग के साथ ही मैं कहूँ किसी और जॉब में और इस जॉब में, मैम ये कितना इजी और डिफरेंट होता होगा एक कैमरे के सामने परफॉर्म करना और एक लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना। बहुत सही कह रहे हो आप। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, इतने सालों कैमरे पे काम करने के बाद, जब मेरा पहला सीन था स्टेज पे, तो जवाहर कला केंद्र का ओपन थिएटर था। ओके। वो उसके बीच में एक राउंड सर्किल बना हुआ है, अगर आप जवाहर कला केंद्र गए हो तो देखा होगा। बिल्कुल। वहाँ पर परफ़ॉर्म कर रहे थे और जस्ट मैं कहूँगी 2-3 फीट आगे ही इतनी सारी आँखें मुझे देख रही थी। तो जब वो पहला सीन था, मैं जाके कहती हूँ कि नमस्कार, आइए कक्ष में अंदर प्रवेश। लेकिन इतनी सारी आँखें जब आपको देख रही हैं प्रैक्टिकली उस समय परफ़ॉर्म करना, मेरे खुद के हाथ-पैर ठंडे हुए, मुझे अंदर जाके एक बार बोलना, निधि मेरे से नहीं होगा यार, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो जब भी मैं यूट्यूब पे उसको देखती हूँ, तो मुझे वो पहला सीन और उसके जस्ट बाद वाला सीन, मुझे डिफरेंस अपने आप नज़र आता है। एक एक कैमरे के साथ तो एक थोड़ा सा ये भी सिनेरियो होता होगा कि अपन को कट कर लेते हैं, उसको रीटेक कर लेते हैं, बट लाइव ऑडियंस के सामने तो जो आपको परफॉर्म करना है वो वन शॉट परफॉर्म करना है। यही सबसे बड़ी बात है कि जब आप प्ले कर रहे होते हैं, तो कोई रीटेक वहाँ पर नहीं होता। थिएटर करने के बाद इंसान के अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं? बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने इतना काम किया था टीवी पर, लेकिन जब थिएटर किया,
तो टीवी पर अपन काम करते हैं, हमें एक ही ड्यूरेशन के लिए हमने अपने आप को बनाकर रखा, अपनी लाइन्स बोली, खत्म, हाँ, कट हो गया। लेकिन जब थिएटर हम सीखते हैं तो वो हमें पहली चीज़ तो ज़मीन से जोड़ता है। ओके। तब हम अपने आप से मिलते हैं। हमारी सिर्फ़ हमारे बोलने का तरीका नहीं, हमारे उठने-बैठने का तरीका, हम अपने आप को कितना प्रेज़ेंटेबल फ़ील करते हैं, हमेशा अपन को किस तरह से रहना है, कैसे उठना है, बैठना है, ये सब कुछ अपने आप चेंज हो जाता है। मैम ये थिएटर से फिर आपके सफ़र ने किधर मोड़ लिया? ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई चाहता है कि मैं पर्दे पर दिखूं, चाहे वो छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो। यहाँ पर जी स्टूडियो बना, और जी स्टूडियो बनने के बाद काफ़ी सारे सीरियल्स की शूटिंग यहाँ होने लगी। ओके। उसी में था राजा बेटा। ओके। तो मेरे पास कॉल आया और राजा बेटा के लिए मुझे कॉल किया गया। बिना ऑडिशन के एकदम से सीधे कॉल आया, मुझे वहाँ ऑडिशन के लिए जाना था। तो मुझे बताया गया कि आप इस तरह के गेटअप में आना। मैं वहाँ पहुँची सीधे कि हाँ, डायरेक्टर कौन है ऐसे? बोले, ओह! मिसेस शर्मा। मैंने कहा सॉरी, आई एम मिसेस पारेख। वो कैरेक्टर ढूँढ रहे थे मिसेस शर्मा, और मुझे लगा कि ये किसी और का वेट कर रहे हैं, मिसेस शर्मा। तो जैसे ही मैं गई, उन्होंने मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया, मुझे एकदम से उन्होंने नोटिस किया। वही मैंने कहा कि थिएटर आपको सिखा देता है इस तरह से। क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी एज ये है, मेरा बच्चा है, मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ, मैं मैरिड हूँ, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज एकदम से उसी तरह की हो गई। और जब मैं रेडी होकर वहाँ गई जी स्टूडियो, तो जो डायरेक्टर था उसने मुझे दूर से ही नोटिस कर। मैम फिर वो आपका शो हुआ, आपने एक डेली सोप कर लिया, फिर वहाँ से आपका फ़िल्म तक का करियर कैसे गया? बिल्कुल, डेली सोप मैंने एंकरिंग में किया, फिर मैं थिएटर में आई, थिएटर के बाद मैंने 2-3 सीरियल्स किए, उसके बाद एल्बम्स भी मैंने कर लिए, क्योंकि आजकल एल्बम्स ऐसा नहीं है कि एक गाना हुआ पूरा और कंप्लीट, लेकिन गाने में पूरी स्टोरी चलती है। ओके। तो एल्बम्स किए, वहीं मैं कहीं अपनी फ्रेंड को लेने गई, उसने कहा यार मेरे को ऑडिशन देना है, और मुझे लगता था यार ऑडिशन मैं नहीं दे सकती, मुझे नहीं देना, मुझे लगता है सब कुछ फिक्स होता है और ऑडिशन पता नहीं लेके क्या करते हैं। तो उसने मुझे फ़ोर्स किया कि मैं लेट हो रही हूँ दीदी, आप जाओ और तब तक आप वहाँ वेट करो और हो सके तो ऑडिशन दे देना। मुकेश छाबड़ा की टीम आई हुई थी। ओके। सिंधी कैंप के पास में किसी होटल में, मैं जब वहाँ गई तो थिएटर के कुछ लोग मुझे मिल गए। उन्होंने कहा शिखा जी ऑडिशन दे दो। मैंने कहा नहीं यार ऑडिशन नहीं होगा मुझसे, मुझे बहुत हार्ड लगा। जो गर्ल्स थी वहाँ पर उन्होंने कहा मैम प्लीज़ आप ऑडिशन दे दी, जिस तरह का कैरेक्टर उन्हें चाहिए था वो उन्हें मुझ में दिखा। मैं किसी प्रोग्राम से गई थी अच्छे से तैयार, अंदर गई, उन्होंने कहा बस ये माला वाला हटाओ ये। मैंने कहा यार ये क्या ऑडिशन ले रहे हैं यार, मेरे इयररिंग्स वगैरह, हम कहीं पे मैं अब तक एंकरिंग करती आई या जो भी मैंने शोज़ किए उसमें मुझे तैयार होना पड़ता था। और जब वो मेरे को सिल्वर स्क्रीन के लिए ऑडिशन ले रहे थे तो उन्होंने मुझे एकदम सिंपल पहले बनाया, वेट टिश्यू मुझे दिया गया कि आप एक बार ये सब कुछ हटा दीजिए। अब मैं जस्ट सोची, मैंने कहा यार मैं क्या ही लगूंगी, कहाँ ही सिलेक्शन होगा, अब तो अपन थोड़ा सा कहीं जाते हैं प्रेजेंटेबल रहते हैं। वहाँ उन्होंने मुझे डिफरेंट डिफरेंट मूड कहे कि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी हूँ, मेरी बेटी जा रही है, उसे मुझे डांटना है, मैं इमोशनल हूँ, कुछ ऐसा, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, या मैं बच्चे के साथ खेल रही हूँ, किस किस तरह के इमोशंस। तो वो उन्होंने ऑडिशन दिया और मुझे लग रहा था यार अच्छा खासा, मतलब कहते हैं ना कि जो मैं थोड़ा सा टेलकम वगैरह भी लगाया हुआ वो भी उन्होंने उतार दिया, तो मैं क्या ही लगूंगी। एक हमेशा जेन्युइन थॉट यही आता है किसी भी फीमेल के माइंड। 2.5-3 साल बाद अपने आप अचानक कॉल आया कि मैम इस तरह से एक मूवी बन रही है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। 2.5 से 3 साल बाद? बिल्कुल, मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने ऑडिशन दिया था क्योंकि कोई कॉल ही नहीं आया। तो मैंने सीधे कहा कि मैंने कहा मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई ऑडिशन ही नहीं दिया। तब मुझे उन्होंने मेरे ऑडिशन वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने कहा यार ये साड़ी पहनकर मैंने कब कहाँ दिया, तो मुझे एकदम से रिकॉल हुआ कि यार एक ऑडिशन अपन ने दिया था, तो वहाँ से सिलेक्शन हुआ। तो मुझे ये लगता है अब मुझे कोई भी मिलता है तो मैं ये कहती हूँ कि आप कहीं पर कुछ भी प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो आप अपना 100% दो। 100%। आपको नहीं पता कि वो वर्कआउट कब करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। मतलब अपनी मेहनत किसी भी तरह की खराब नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो इस तरह से सिलेक्शन हुआ और मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को इतनी बड़ी मूवी मिल गई है। मूवी एक्सपीरियंस कैसा था आपका? दैट वाज़ अमेजिंग। इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना, जो आज की डेट में एक वेल नोन है, राजकुमार राव। मैं अगर बच्चों वाली बात करूँ तो सबसे पहला मुझे अट्रैक्ट किया था वैनिटी वैन। मुझे वैनिटी वैन मिली है, वाओ! क्योंकि सीरियल्स में जब हम ज़ी स्टूडियो जाते थे वैनिटी वैन की ज़रूरत नहीं थी। वैनिटी के लिए रूम होता था बस, ठीक है। जब मैंने चैनल्स के लिए काम किया, चाहे वो दूरदर्शन हो, ईटीवी या कोई और भी हो,
तो वहाँ पर एक रूम होता था, मेकअप हुआ, ठीक है, वैनिटी की ज़रूरत ही नहीं होती। मैम वैनिटी कैसी होती है? वैनिटी उसी तरह की होती है कि जिस तरीके से हम उसको फिल्मों में देखते हैं, या लोग हमको जो पोर्ट्रे करते हैं जैसा हमको देखने को मिलता है? बिल्कुल सच में वैसी होती है, उसी में आपके लिए एक टॉयलेट होता है, वहीं मिरर है, एक छोटा-सा बेड होता है, वहीं फ्रिज भी होता है, टेबल भी होती है कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हो। मैं यूँ कहूँगी कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट का 1 रूम बीएचके वो पूरा होता है, थोड़ा छोटा होता है, लेकिन सच में दैट वाज़ अ अमेजिंग एक्सपीरियंस। ओके। तो सबसे पहले तो मुझे यही चीज़ बहुत अमेजिंग लग रही थी। उसके बाद में मैंने वहाँ देखा परफेक्शन किस तरह से होता है काम में। क्योंकि अभी तक हम आए, ठीक है, एडीज़ आए, ये करके आ गए क्या? ये हो गया क्या? वहाँ एडीज़ आते हैं, ये स्क्रिप्ट है। पहले मैं वहाँ गई, वहाँ मेरे ड्रेसिंग पे ऑलरेडी मेरी स्क्रिप्ट थी, मेरा कैरेक्टर था। मेरे वैनिटी के बाहर मेरा नाम था, मेरे कैरेक्टर का नाम था, उसे पढ़कर ही मुझे बहुत अच्छा कितना अमेजिंग होता होगा मैम कि जो अपन लोगों ने एज्यूम किया हुआ है वहाँ पे अपना नाम देखना। बहुत अच्छा लगता है। जैसा अभी आप कह रहे हो ना नाम देखना, मुझे अच्छे से याद है जब मैं मेरी मूवी देखने गई थी, फर्स्ट डे जब था इसका, तो दिन में मेरा शूट था एक, तो मैं दिन भर बिज़ी थी। मैं इवनिंग में जैसे ही घर गई तो मैंने कहा पापा कल चलेंगे। पापा कहते हैं देखूँगा तो पहले दिन देखूँगा, नहीं तो मैं नहीं देखूँगा। मैंने इतने सालों से मूवी नहीं देखी और करीब 10-15 सालों से पापा ने कोई भी मूवी थिएटर में नहीं नहीं देखी थी। देखी। और हम वही मूवी देखने गए। तो इतनी खिलखिलाहट मेरे चेहरे पे थी खुशी की, उससे ज़्यादा मेरे मम्मी-पापा के। बिकॉज दे फील प्राउड। ऑफ कोर्स मतलब मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, मेरे भैया का बेटा उस समय छोटा था, हिट हिट मेरी डार्लिंग की मूवी हिट। तो मुझे उसका वो अभी भी मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जब आपने नाम की बात कही तो हम लोग सब पूरी मूवी देखकर बाहर निकल रहे थे। मेरे पापा वहाँ रुक गए, मेरी बड़ी दीदी इज़ नो मोर, तो उनकी डॉटर वहाँ रुक गई। वो सिर्फ़ स्क्रीन पर देख रहे थे कि इसमें नाम आएगा तेरा, और इवन मैं कन्फर्म नहीं थी कि यार मेरा भी नाम आएगा क्या? और वहाँ जब आया लक्ष्मी शिखा पारेख, मेरी दीदी की डॉटर ने उसे क्लिक किया, पापा उसे देखते रहे और उस समय पापा ने क्लैप किया। तो तब मुझे नाम की अहमियत समझ में आई कि एक बड़े पर्दे पर ऐसा नाम लिखा हुआ आना भी कितनी बड़ी बात होती है। मैम आफ्टर फैमिलीज आपकी जो फैमिली थी इतनी प्राउड फील कर रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैं पापा को क्लैप करते हुए और दीदी की डॉटर को देख रही थी, सब इतना खुश थे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं मुस्कुरा रही हूँ या रो रही हूँ। इमोशनल जोन में चलते हैं जब आपके हस्बैंड एडमिटेड थे और आप थिएटर कर रहे थे, आपके पास एक स्पिरिचुअल सपोर्ट था, उस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट हुआ करता था? बिल्कुल सच कहा आपने, वो भी बहुत इमोशनल ज़ोन था। हस्बैंड एडमिट हैं, आपने कहा कि स्पिरिचुअल सपोर्ट था, ठाकुर जी थे मुझे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का था क्योंकि वो खुद हॉस्पिटलाइज़ हैं। आज सिर्फ़ हम जानते हैं जो इस फ़ील्ड में है कि शो मस्ट गो ऑन, फैमिली नहीं जानती है। उन्हें लगता है यार हॉस्पिटलाइज़ हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या वो नाटक करना? क्योंकि वो सबके लिए नाटक है, नौटंकी वर्ड सुना है, अभी तक सुनते हैं हम। क्या ही मिलता है यार नौटंकी करके? हमें पता है हमें क्या मिलता है। और सीरियसली मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था। वो मुझे ये कहते थे यार मैं ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगा, 3-4 घंटे तू जाके आ। और वो वाक़ई में बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि वहाँ मैं इमोशनल हूँ, अलग मेरा पूरा ज़ोन है, और वहाँ जो मेरा रोल था वो बहुत रोमांटिक था। ओके। मैं किसी की प्रेयसी थी, वही सीन्स थे, वही डायलॉग्स थे, वही इमोशंस मुझे दिखाने थे। तो उस वक़्त वाक़ई में एक बहुत बड़ा गेम होता है यार, कि आपके अंदर दर्द है और खुशी दिखानी है, या बहुत खुश हैं और आपको रोना है। एक्चुअली थिएटर यही होता है। अभी जैसे निरंजन का कॉल आया, तो मुझे कहा था कि थिएटर से आपकी एक्टिंग और आपकी पूरा जो भी आपकी जर्नी रही है, हम उस पे बातचीत करेंगे। तो थोड़ा-सा बताइएगा कि थिएटर में कैसे आए, थिएटर क्या होता है? तो जब मैं याद कर रही थी कि मैं कैसे थिएटर में गई थी, थिएटर का क्या काम होता है, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ है, सारे जवाब हमारे अंदर हैं, लेकिन एकदम से हमें उन्हें रिकॉल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मुझे कुछ लाइन्स अपने आप से याद आई कि मैं लिख कर बोलूँ। मैं हमेशा एंकरिंग करती रही हूँ, तो जिस अंदाज़ में मैं ओपनिंग करा करती थी या कुछ, तो उसी अंदाज़ में मैं कुछ बोलूँ। तो मैंने जब पेन और पेपर उठाया तो थिएटर से रिलेटेड कुछ लाइन्स आई थी मेरे दिमाग में, और वो मैंने पेपर पे भी उतारी हैं। तो उसे मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। दिखने में चाहे कुछ भी हूँ, उम्र 46 की हो गई है, वो आईना बताए ना बताए लेकिन ये आँखें बता देती है। तो मुझे शायद ऐनक की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि 26 साल मैंने अपनी फ़ील्ड को दिए हैं।
26 साल में तो पूरी एक जिंदगी जवान हो जाती है, राइट? बिल्कुल सेटल हो जाता है बच्चा, बिल्कुल करेक्ट है ना? तो इसी पे मैंने लिखा है, एक उम्र बिताई है इस लाइट कैमरा एक्शन के बीच, जहां हंसी भी स्क्रिप्ट पर चलती थी और आंसू भी रीटेक मांगते थे। मंच की सीढ़ियों पर चढ़कर शूटिंग की चकाचौंध तक पहुंची। हर किरदार के पीछे एक अधूरा मैं छिपा ही रह गया, क्योंकि हम किरदार जी जाते हैं और किरदार में कभी कभी हम चाहते हैं कि मैं ऐसी हूँ या मैं कैसी हूँ, तो वो मैं रह जाता है। हर किरदार के पीछे एक अधूरा मैं छिपा ही रह गया। कभी चेहरे पर मुस्कान चिपकी थी जो हंसते मुस्कुराते भीतर की सिसकियों को भी कला बना देती थी। क्योंकि मैंने कहा मुझे रोना आ गया था उस दिन, और रोते हुए जब गई वहां पता चला कोई इंटीमेट सीन आज बता रहे हैं कि वो आपका बेडरूम सीन है, कि आप ऐसे आकर उनसे पहली बार मिल रही है। उस रोने के बाद गाड़ी में ये सीन देना वाकई में बहुत अजीब मेरे को लग रहा था कि मैं कैसे कर पा रही हूँ। कभी चेहरे पर मुस्कान चिपती थी जो हंसते मुस्कुराते भीतर की सिसकियों को भी कला ही बना देती थी। मैंने सीखा कि सबसे अच्छा अभिनय वही है जहां दिल टूटा हो मगर आवाज में कंपन ना हो। एक उम्र ऐसी भी बिताई है जहां तालियां थी लेकिन तन्हाइयां भी, क्योंकि मेरा वो प्ले देखने करीब 2,500-3,000 लोग आए थे, लेकिन मैं अगर कहूं मेरा अपना मेरी फैमिली से कोई नहीं था। कोई नहीं था। जहां तालियां थी लेकिन तन्हाइयां भी थी, जहां किरदार जिए पर खुद से मिले नहीं, क्योंकि मैं तो अंदर कुछ और ही थी और किरदार में जी गई, मुस्कुरा रही हूँ, एक अलग जोन में मैं हूँ। एक उम्र ऐसी भी बिताई है जहां तालियां थी लेकिन तन्हाइयां भी, क्योंकि तन्हाइयां मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि वो प्ले देखने 2,500-3,000 लोग आए, लेकिन मेरा अपना मेरी फैमिली से कोई नहीं था। यहाँ तक कि फेसबुक फ्रेंड्स ने भी देखा, वो आ गए। उस दिन मेरा बर्थडे था, मुझे वहीं गिफ्ट भी दिया जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर वो थी, मेरा हस्बैंड बीमार है, आ नहीं पाए हैं फैमिली से कोई भी। तो जहाँ तालियां थी लेकिन तन्हाइयां भी, जहाँ किरदार जिए पर खुद से मिले नहीं। अब सोचती हूँ वो अभिनय था या जीवन, या दोनों का कोई मध्यम सुर, क्योंकि उसमें हम अभिनय करते करते इतने घुल जाते हैं कि उसे अपने जीवन से जोड़ लेते हैं। वो अभिनय था या जीवन, या दोनों का कोई मध्यम सुर जिसे सिर्फ मंच ही समझ पाया। एक उम्र बिताई है लाइट कैमरा एक्शन के बीच। जब मैं लिख रही थी वाकई में मुझे समय वहीं ले गया। हर कोई चाहता है कि हम थिएटर से सीधे पर्दे पर जाएं, बड़े पर्दे पर जाएं, और अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि वाकई में थिएटर वहां जाने की सीढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच के जो थिएटर से वहां पहुंचे। मैं अगर कहूँ जयपुर के ही हैं तो वैभव माथुर थिएटर ही करते थे, आज मूवीज में भी आए हैं, वहाँ मुंबई में अच्छा काम भी कर रहे हैं। इरफान खान जयपुर से ही रहे, थिएटर किया उन्होंने, बहुत कुछ सीखा उनसे, और आज भी अगर हम उनका कोई एक्ट देखते हैं तो उससे सीखते हैं। कहते हैं ना कि अभिनय करते वक्त एक अंग अंग बोलता है आपका। तो जब आप मेरी बात सुनने के बाद कभी इरफान खान को देखेंगे तो आप इस चीज को महसूस करेंगे कि एक एक इंद्री बोल रही होती है उस वक्त। आप देखेंगे गाल भी हिलते हैं, गुस्सा है तो आप देखेंगे किस तरह से मसल्स खिंचती भी हैं। हर हर बॉडी ऑर्गन से बात होती है, पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आंखों का टोन है, जो बोलने का तरीका है, वो हर चीज आपको वो दिखाएगा कि एक आर्टिस्ट की क्या कलाकारी है। बिल्कुल। जब थिएटर की एक्सरसाइज करवाते हैं तो इतनी सारी फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज करवाई जाती है, क्योंकि जब आप हंस रहे हैं तो आपकी अलग मसल्स काम कर रही है, जब आपको रिएक्शन देना है तो अलग तरह के मसल्स को काम में लेना है। कहते हैं ना यूं ही आंखें बहुत बोलती है, ऐसा है नहीं, सच है, आंखें बहुत बोलती है, क्योंकि आंखों से ही आप किसी भी सेंटेंस को बोलते हुए उसका भाव अलग कर देंगे। लाइक मैं अभी खुशी में बात करूंगी तो मेरी आंखें ऐसी रहेगी, राइट, कि मैं खुश हूँ, आपसे मिलके बहुत खुश हूँ, यार ये कहाँ से आ गया, तो लिटरली आंखें बोलती है। सही कह रहे हो मैम, आपकी आंखें सच में बहुत अच्छी है और बहुत बोल रही है। मैम, एक फीमेल के लिए इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करना और अपना करियर ग्रोथ करना कितना डिफिकल्ट है? वाकई में डिफिकल्ट है। जब मैं 99 की बात करूं तो वाकई में मैंने फेस किया था कि वो एक टाइम था जब हम शॉट्स ले रहे होते, गाड़ी रोड से भी निकलती थी ना, तो लोग यूं टच करके देखते थे
कि हाँ, ये कौन है? और अभी जस्ट 3 दिन पहले मेरी किसी से मुलाकात हुई। उनकी बेटी का सिलेक्शन हुआ, वो उसे लेकर मुंबई गए और वहाँ पर 15 दिन रहे, कुछ एक शूट्स भी हुए, लेकिन अचानक एक दिन उनसे कहते हैं कि अभी आप शूट पर मत चलो, आप यहीं रेस्ट करो। वो गुस्सा हुए, मैं क्यों नहीं चलूँ? क्योंकि उस समय उस 14-15 साल की बच्ची के साथ कोई और सीन उन्हें शूट करना था। मुझे उन्होंने बताया, बोला कितना भी शूट हुआ, 4-5 दिन की शूटिंग हुई, लेकिन मैं तो अपनी बच्ची को लेकर आ गया और मैंने कहा मैं तो इस फील्ड में नहीं भेजूँगा। और वाक़ई में इस लाइन में ऐसा होता है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक मूवी के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। उन्हें ऐसा एक आर्टिस्ट चाहिए था, लेडी, जिसे वो जवान भी दिखा सकते हों और बूढ़ा भी। बूढ़ा भी दिखा सकते लाइक 24 का उन्हें दिखाना था और 50 के अबव भी उन्हें दिखाना था कि उसकी बेटी जवान हो चुकी है। ठीक है, वो कहानी कुछ ऐसे थी कि एक ज़मींदार था, उसके जो भी टेरिटरी होती है उसमें जो भी शादी होगी, तो फर्स्ट नाइट वो पहले उसके साथ मनाएगा ओके और बाद में उसका हस्बैंड उसे अपने घर लेकर जाएगा। इस तरह की कोई स्टोरी बहुत हिस्टोरिकल टाइप की उन्होंने निकाली थी। ठीक है, एक अगर कैरेक्टर करना है इट्स ओके, कि हाँ, एक स्टोरी का एक पार्ट है कि तो मैंने ओके भी कर दिया था स्टोरी सुनने के बाद। लेकिन जब उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो सीधे मुझे कि आप शूट पे आ जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाओ? आपने मुझे सीन दिया, आपने मुझे पूरी स्टोरी नहीं बताई। क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार नहीं था कि मैं काम कर रही हूँ कि कोई भी काम मिला मुझे करना है। अब मैं उस स्टेज पे थी कि मैं पहले काम देखूंगी, कहीं मेरे अकॉर्डिंग काम हो ही ना। बिल्कुल जिस जोन में मैं नहीं जाना चाहती या जिस चीज को मैं नहीं करना चाहती वो कोई काम मेरे लिए हो। तो मैंने सीधे बोले नहीं मैम, अब ये हो गया, आपको लॉक कर दिया, आपको तो आना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे कैसे आना पड़ेगा? आपने मुझे लॉक किया ना, मैंने तो अभी आपको लॉक ही नहीं किया। आप पहले मुझे स्टोरी तो सुनाओ, क्योंकि ठीक है मैं एक छोटे से फीचर कैरेक्टर के लिए आ रही हूँ या कोई 1-2 सीन के लिए आ रही हूँ, आपने मुझे सीन बताया, इट्स ओके। लेकिन आप मुझे लीड में ले रहे हैं तो ये मेरा राइट है, मैं जानूँ कि आप क्या और कैसे दिखाएँगे। तो मुझे वो डायरेक्टर समझाते हैं कि ठीक है इस तरह का सीन होगा। मैंने कहा आपने जो वो स्टोरी बताई थी उस सीन को आप कैसे लेने वाले? बोले कुछ नहीं, सीन बस ऐसा ही है, आप रूम में हैं और वो पीछे से आता है। मैंने कहा आप सीधे-सीधे बताइए कैसे लेंगे? फिर मुझे थोड़ा बोलना। मैंने कहा आप मुझे बताइए कि मैं साड़ी हटाती हूँ अंधेरा होगा या आप मुझे दिखाएँगे? आप मुझे वो बताइए कि आप कैमरामैन को क्या समझाएँगे? क्या ऑर्डर देंगे? किस तरह से कैमरा जा रहा है? बोले आप चिंता मत लीजिए, सिर्फ़ आप दिख रही हैं, आपने जस्ट इतना साड़ी हटाई और बैक दिख रहा है, डमी एक है, उससे ये सीन कराएँगे। मैंने कहा आप डमी से करा रहे हैं, नोबडी नोज़ कि डमी ने किया है। डमी ने किया है तो इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं और वहाँ वाक़ई में अवेयर रहना होता है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, तो एटलीस्ट देखो, काम मेरा लाइफ़ का एक ही फंडा रहा, कम करो लेकिन अच्छा करो। अच्छा करो तो वहाँ मैंने सीधे कहा, मैंने कहा ये चीज़ नहीं है, मैं ऐसा ही काम करूँगी जिसे मैं खुद अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकूँ। यंगस्टर्स आज की डेट में बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वो कुछ भी वर्क्स पिक कर रहे हैं, कोई भी काम उठा लेते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं वहाँ पे जो उनकी इमेज पे भी आ जाता है। तो उस तरीके के उन चीज़ों को वो चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जो इस चीज़ में आगे अपना करियर बनाना है, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए वो एक प्रेशर में होते हैं, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रगल यहाँ कर चुके होते हैं, या तो उन्हें माइंड में ये है कि मैंने कुछ करके दिखाना है, तो वो एक अपने आप एक प्रेशर में रहते हैं और प्रेशर में आप कोई भी काम करेंगे ना कहीं कोई चूक तो होगी। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका ज़ोन क्या है। ओके आप नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहते हैं, आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप इस तरह का काम करना चाहते हैं, ए ग्रेड में ही करेंगे, चाहे कम मिले, चाहे बी ग्रेड भी कर लेंगे, लेकिन काम तो करना है, कमाना है। तो पहले तो आप अपने आप श्योर हों और मुझे लगता है कि आप अपने प्लेस से मूव ऑन करें, उससे पहले कुछ एक चीज़ों को जान लें कि रहना कहाँ है, सर्वाइव कैसे करना है, किन लोगों को कनेक्ट करना है आपको, क्योंकि कनेक्शंस बनना बहुत बड़ी बात है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो पहले ही आप टेलीफोनिक, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो आप उनसे कनेक्ट करें, उनको बोलें कि मैं अगर वहाँ आता हूँ तो मुझे कुछ काम मिल जाएगा, कुछ लोगों से मुझे मिलवा दोगे क्या? इस तरह का कुछ कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। एकदम से ब्लैंक आप वहाँ चले जाएँगे तो आप अपने आप से खिलवाड़ कर। आज की डेट में अगर अपन देखते हैं जैसे आज अपन इतने बड़े सिनेरियो में हैं, अपनी फिल्म इंडस्ट्री ने इतना ग्रो कर लिया है, अपने टीवीज ने इतना ग्रो कर लिया, अब तो ओटीटीज भी आ गए हैं सब जगह। आप उस सब चीज़ों के लैक में भी अपना सब, फॉर एन एग्जांपल जयपुर में थिएटर को उठाऊं तो वो उतना ग्रो नहीं कर पाता, यहाँ के आर्टिस्ट उतना ग्रो नहीं कर पा रहे। मेंटालिटी का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हाँ, ये कहते कि यार क्या ही मज़ा आता है इस नौटंकी में। तो वही चीज़ है, मेंटालिटी का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ एक अवेयरनेस भी। लाइक ज़रूरी नहीं है कि हर घर से इंजीनियर, डॉक्टर्स ही निकलेंगे या सीए निकलेंगे। आप बच्चों को देखिए कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है और मुझे लगता है कि अगर इसे एक थोड़ा साइड में अपन एक्टिविटी के तौर पे भी बच्चों की स्टार्टिंग करें तो मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ज़माना था जब मुंबई उठ के जाना पड़ता था, अब मुंबई यहाँ आ रहा है। आपने भी नोटिस किया, काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान में आकर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, मैंने अभी काफ़ी सारे एड्स करे, वहाँ मैंने बच्चों के साथ भी काम किया, मैंने जयपुर के बच्चों के साथ भी काम किया। मुझे अरविक जैसे कई बच्चे मिले जो अच्छा काम कर रहे हैं, किसी ग्रुप के साथ मिलकर वर्कशॉप्स कर रहे हैं। आपको लगता है जयपुर में टैलेंट है बट उनके लिए एक्सपोजर्स नहीं है? एक्सपोज़र मिल रहा है लेकिन उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो बहुत से तो प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं जो बाहर से यहाँ आकर काम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मुंबई में उन्हें जितने आर्टिस्ट जितना पर डे पे या जितने उसपे मिलते हैं, यहाँ पे वो 1/4 में काम करके चले जाते हैं उनके साथ। इससे अच्छा होगा कि हमारे खुद के एरिया के जो प्रोडक्शन हाउस हैं वो डेवलप हों और काफ़ी सारे अच्छा काम कर भी रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस बनाना है या एक्टिंग करनी है तो हम फ़िल्में ही बनाएँगे। ओके। अभी मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट के एड्स किए हैं, उसमें भी बच्चों के साथ काम किया, एक स्टोरी छोटी-सी बनती है। तो मुझे लगता है यहाँ जो भी प्रोडक्शन हाउस हैं, वो इस तरह का काम करें और नया टैलेंट जो है वो निखर कर आएगा। और सीधी-सी चीज़ है, अगर आप ऐड कर रहे हैं मतलब कि मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मार्केटिंग की तो हर किसी को ज़रूरत है, आपको और मेरे को भी है, किसी प्रोडक्ट को ही नहीं है। प्रोडक्ट कोई नहीं है। मैम एक तरीके आप इसमें कितना एकेडमिक रोल मानते हो? एकेडमिक जो मैं बात करना चाह रहा हूँ जैसे स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इनका कितना रोल है एक्टिंग लाइन को पिक करने के लिए? देखिए, अभी तो मैं ऐसे कहूँगी कि 1% भी नहीं है। ओके। हम अगर बात करें, ड्रामा डिपार्टमेंट सीधा हमें यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ही दिखता है, स्कूल में तो है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज आप देखो 11th-12th में जब सब्जेक्ट लेते हैं, तो ड्राइंग है, ओके। म्यूजिक है, लेकिन ड्रामा नहीं। ड्रामा नहीं है। वो होना चाहिए। एकेडमिकली कोर्सेज में नहीं है, लेकिन फिर भी कई ऐसे ग्रुप्स यहाँ हैं थिएटर के जो वर्कशॉप्स प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। तो मुझे लगता है जिनको भी लगता है उनके अंदर टैलेंट है, या जिसे लगता है कि मैं अपने आप को चेक करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर टैलेंट है या नहीं, मैं पॉलिश करना चाहता हूँ, तो उन्हें ऐसी वर्कशॉप को ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। मैम वो एक लैक होता होगा ना कहीं, जैसे हमने स्कूल ज्वाइन किया, हम 6-7 क्लास में हॉकी स्टिक लेके हॉकी खेलने पहुंच गए, नहीं समझ में आया तो बास्केटबॉल खेलने पहुंच गए, नहीं समझ में आया तो वॉलीबॉल खेल लिया, बट हमने सारे गेम ट्राई कर लिए, हमको नहीं समझ आ रहा। लेकिन जब आपके पास वो चीज़ है ही नहीं, जैसे ड्रामा है ही नहीं, तो आप उसमें खुद को आजमा ही नहीं पा रहे हो, तो आपको कैसे पता लग रहा है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है? और जब तक वो आपको समझ आ रहा है, आप एक एडल्ट लाइफ में आ चुके हो, फिर आपको वो डाइजेस्ट करना या फिर वो आपको अपना अंदर स्किल लेके आना, वो एक डिफिकल्ट फेज चल जाएगा। जब आप बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर ड्रामा वाला कीड़ा है या नहीं, तो स्कूल में, कॉलेज में हम देखते हैं कई बार प्लेस होते हैं, ओके। स्टोरीज आपने देखी होंगी, हाँ आपके हाँ स्कूल में भी बिल्कुल, एनुअल फंक्शंस एनुअल वगैरह फंक्शंस होते वगैरह पे देखते हैं। हम देखते हैं कोई महाराणा प्रताप को लेकर स्टोरी बना दी, बिल्कुल किसी को भी। बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक वो वाला कॉर्नर है जहाँ पर ये नोटिस किया जा सकता है कि मैं ये बच्चे करना मिलकर चाहता हूँ या नहीं। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, जो बच्चा सोच रहा है वही पेरेंट्स या टीचर्स भी सोच रहे हैं उनके लिए या नहीं, नहीं। क्योंकि बच्चों पे बर्डन है अपने रिपोर्ट कार्ड में A+ ए लाने प्लस का। लाने का। मैम इतना सब अपन ने डिस्कस किया, आपके तौर पे एक आपका करियर है एक्टिंग में और एक सेम करियर है आपका एंकर में, दोनों सेम वैल्यू रखते हैं आपके लिए, बट एक होता है ना फेवरेट चाइल्ड की, तो वो अगर आपको ऐसा पिक करना पड़े एज अ फेवरेट चाइल्ड, तो किसको पिक करोगे आप? देखो, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे लिए है, क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी पीछे देखूं तो एंकरिंग वाला पार्ट मेरा ज़्यादा आता है। आज भी मुझे अभी मैं नागपुर दीदी के पास गई थी, तो दीदी के फ्रेंड्स वगैरह थे, कहीं आउटिंग पे गए थे और पता नहीं अचानक उसे क्या सूझा, कहती है आप इसको शिखा को कोई भी वर्ड दो, वो लगातार 10-15 मिनट उस वर्ड पर बोल सकती। तो वो एक चीज़ इनबिल्ट है। लेकिन बात अगर एक्सपोजर की है, तो मुझे लगता है कि एक्टिंग में ज़्यादा अच्छा स्कोप। मैम अपकमिंग कुछ रोल्स, अपकमिंग कुछ वेन्यूज? अपकमिंग मेरी एक राजस्थानी मूवी आ रही है,
एक सीरियल में अभी मैं काम कर आई हूँ। अभी साउथ की एक मूवी आने वाली है, उसमें एक पार्ट है जो राजस्थान पर बेस्ड है, ओके। तो उसमें भी एक रोल है मेरा। लेट्स सी, बोलने में डर लगता है क्योंकि पता नहीं कब कितनी काट-छाँट हो जाए। वो कई बार फीमेल्स कहते हैं ना कि मेरे बाल इतने हैं, ज़्यादा छोटे मत करना, लेकिन कैंची चलते-चलते वो पता चला बॉयकट हो जाते हैं। तो कई बार आर्टिस्ट के साथ ये खेल होता है कि आप काम करके आए हैं, आपने दिए हैं 10-15 सीन, लेकिन जब आप देखते हैं पर्दे पर, वो 3-4 सीन में रह जाता है। मैम ये भी डिफिकल्ट होता होगा कहीं ना कहीं, जब अपन सोच माइंड सेट है अपना कि अपन इतना काम करके आए हुए हैं और वो जब पर्दे पे नहीं दिखता हो तो कहीं ना कहीं अंदर फील होता होगा। बिल्कुल, एक बार ऐसा वाक़या है, बहुत ही रिनाउंड एक्टर हैं, आज बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। वो पहली बार फर्स्ट उनका शूट हुआ, वो आराम से चौड़ी टाँग करके बताया जाता है मुझे, वाया वाया टीम, मुंबई टीम के थ्रू। वो ऐसे बैठ गए, दोस्तों ने, मेरा भी सीन आएगा, मेरा इतना बड़ा सीन आएगा। पूरी मूवी निकलने के बाद, यार मैं आया ही नहीं। और आज बहुत अच्छे से उन्हें जाना-पहचाना जाता है। क्या हम वो नाम जान सकते हैं? बिल्कुल, और बहुत सारे व्यूअर्स तो जानते भी होंगे। वो आज बहुत ग्रेट एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही उनका नाम भी है, सब पहचानते हैं उनको। ही इज़ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी। उनको जो पहला काम मिला था, वो शायद मामा वगैरह के साथ गए थे मेरा काम देखने, और वहाँ बिल्कुल 100% ही कट हो गया था। रिलेट कर तो सकते हैं उन। आप सोच सकते हैं कि कितना डिसअपॉइंटमेंट उन्हें मिला होगा उस। मैम एक एक्टिंग हो गया, एक एंकर हो गया, इतने सारे शोज हो गए, डेली सोप्स हो गए, सब कुछ आपने किया, उसके बाद आपका आप स्विच करते हो एक एनजीओ पे, मतलब सीखने से सिखाने तक का सफर, और फिर एनजीओ को किस तरह से आप रन कर पा रहे हो, कैसे आप उसको उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स कर रहे हो, कुछ उसके बारे में भी ब्रीफ करो। बिल्कुल, ये बहुत ही एकदम अलग सब्जेक्ट हो गया। अ, देखिए, वहाँ मैं एक्टिंग और इससे रिलेटेड कुछ नहीं कर रही, क्योंकि ये सब उनके लिए है जिनके पेट पहले से भरे हों, ओके। है ना? वो यही सोचेंगे कि हाँ, स्ट्रगल करना है, क्योंकि हर कोई जानता है एक्टिंग और ये फ़ील्ड पहले स्ट्रगल की तरफ लेके जाती है। मैंने बहुत सारे एनजीओज़ के साथ मिलकर काम किया, फिर मुझे किसी ने समझाया, कई मित्रों ने, कि तुम अपना ही खुद का रजिस्टर क्यों नहीं कर लेती हो? कम से कम वो आइडेंटिटी तो रहेगी कि ये तुम्हारा है। जैसे ही उन्होंने बोला ना कि कम से कम तुम्हारे बाद भी या कभी भी रहा तो ये तो रहेगा, ये तुम्हारा है। तो एक ख़्याल मेरे मन में आया कि एक बहुत बड़ा दर्द होता है फीमेल्स के लिए कि हाँ, उनके बच्चा नहीं है। तो मैंने एक बच्चे को जन्म दे दिया, वो समर्पित साथी है। समर्पित साथी इज़ अ किड फॉर मी। क्योंकि हर फैमिली में हम देखते हैं कि पेरेंट्स एक अमाउंट अपने बच्चों पे खर्च करते हैं, उनके लिए पेन्स लेते हैं, उनके लिए टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए प्लानिंग्स करते हैं। तो मैंने तब ये सोचा था कि समर्पित साथी वो बच्चा है जो मेरे बाद भी रहेगा, और ये रहेगा कि हाँ, फाउंडर शिखा पारिक थी। तो बस इतना सा एक थॉट था कि इसे मैंने रजिस्टर कर लिया। और ऑब्वियस सी चीज़ है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि किस फील्ड में काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि समाज सेवा, अगर मैंने सिर्फ ब्लड डोनेशन को हाथ में लिया और मैं ब्लड डोनेशन की मतलब ब्लड कैंप के लिए निकली हूँ, तो अगर मुझे कोई एक्सीडेंट दिख जाएगा रास्ते में, तो क्या मैं उसे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाऊंगी? अगर मुझे कोई बहुत ही बीमार और भूखा मिल गया, तो क्या मैं उसे खाना नहीं दूंगी? तो मुझे लगता है कि समाज सेवा एक ऐसा काम है जिसे सिर्फ एक पॉइंट पे केंद्रित रखना जायज़ भी नहीं है, और मुश्किल भी है। ये हो सकता है कि किस फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं मेनली। तो किस तरह की पर्सनैलिटीज को आप डेवलप करते हो वहाँ पे, क्या सिखाते हैं, एक्टिंग सिखाते हैं या क्या अपन उस जो वहाँ पे? देखिए, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि हम स्लम एरिया में कितना काम कर सकते हैं। बिल्कुल। स्किल डेवलपमेंट करें, जिससे कि उनके हाथ अगर मजबूत हैं, तो वो अपने आप कमाना सीखेंगे अपने ना। आप कमाना सीख सिखा दो अगर किसी को, तो वो कर अपने आप कर लेगा। अपने आप लेगा। तो कब तक आप उँगली पकड़ के चलाओगे, चम्मच पकड़ के खिलाओगे? आप उन्हें अपने आप चलना सिखाओ, उन्हें पकाना सिखाओ, वो अपने आप खाएँगे। तो सिलाई क्लासेस हैं, या पार्लर का काम है, या मेहंदी लगाना है, काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जिनकी ज़रूरत हर किसी को कभी ना कभी पड़ती ही है। पड़ती है। तो इस तरह के काम मैं सिखा देती तो मैम इसको कुछ इस तरीके से एंड करते हैं कि आपने इतना सब कुछ सीखा, इतना सब कुछ किया, अभी भी लाइफ में कुछ ऐसा बाकी है जो आप अभी भी सीखना चाहते हो? हूँ। बिल्कुल, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आवाज़ अच्छी है। लाइक कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने काउंसलिंग तक की है लोगों की। कम से कम 30-40 काउंसलिंग मैं कर चुकी हूँ। उन्हें लगता है कि मैं अगर बोलती हूँ तो उन्हें समझ आ जाता है। अब जब आवाज़ अच्छी कोई बोलता है ना, तो सबसे पहला ख़्याल जाता है म्यूज़िक पे।
संगीत पे, क्योंकि जब हम उसे सुन रहे होते हैं तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। लाइक कई लोगों ने तो तभी बोला जब मैं काउंसलिंग किया करती थी, तो बोले कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्या आपने कभी गाना गाया है? तो वो एक ही चीज़ रह गई यार, गाना गाना भी सीखना। किस तरीके के सॉन्ग्स पसंद है आपको? गाने मुझे वही पसंद हैं जो समझ में आते हैं। समझ में आते हैं मतलब कि मीनिंगफुल होते, लाइक अभी जैसा वक़्त हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं, तो मीनिंग है यार, अब चलने का टाइम आ गया है। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। दिल को सच में आपके साथ बात करके एक सुकून फील हो रहा है। पता नहीं किस तरीके से गेस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्ट करके एक अलग रिलीफ है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन कुदरत हाउस। प्लेज़र इज़ ऑलवेज़ माइन। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा किसी को। मैम अभी तक तो केवल हमारे अंदर जिज्ञासा थी आपको जानने के लिए, लेकिन जब ये पॉडकास्ट ऑन एयर जाएगा तब हमारे व्यूअर्स देखेंगे, आपके लोग जो आपको फॉलो करते हैं वो देखेंगे कि आपका किस तरीके का अतरंगी नेचर है, कैसा इतना अच्छा चार्म है जो आप बोलते हैं करते हैं, जो आप बिलीव है आपका खुद के ऊपर, जो आपका स्पिरिचुअल है। मतलब हर चीज़ों को लोगों को डिटेलिंग मिलेगी, हर लोग उनको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सो थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच वंस अगेन।